नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र से बाहर भी एकनाथ शिंदे ने उद्धव को दिया झटका, 15 में से 12 स्टेट उड़ाए। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान में फिर तख्ता पलट की सुगबुगाहट, इमरान खान और जनरल बाजवा में हुई गुप्त मुलाकात। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि पहले न बनना चलो और अब जेल भरो आंदोलन शुरू, दुर्गा पूजा के बाद ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का महाअभियान। और चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मिशन 2023 से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे ने प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अगले 25 सालों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होगा, राजनाथ सिंह ने कर दिया है इस बात का ऐलान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी राज में अगले 25 सालों बाद भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र से बाहर भी एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को दिया झटका, 15 में से 12 स्टेट उड़ाए। जी हाँ दोस्तों, खबर क्या आपको बता रहे हैं, लेकिन पहले आप हमें कमेंट में बताइए कि असली शिवसेना किसकी है, उद्धव ठाकरे की या फिर एकनाथ शिंदे की। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खेमे वाली शिवसेना में बड़ी सेंधमारी कर दी है। शिवसेना के 15 में से 12 राज्यों के स्टेट यूनिट चीफ ने शिंदे गुट को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। और शिंदे गुट को समर्थन देने वाले नेताओं में दिल्ली, मणिपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के स्टेट यूनिट चीफ शामिल हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को बैठक बुलाई थी और इस बैठक में शिवसेना के 15 में से 12 राज्यों के स्टेट यूनिट चीफ शामिल हुए। शिंदे गुट के सभी विधायक और सांसद भी बैठक में मौजूद थे और इस दौरान 12 राज्यों के शिवसेना प्रदेश यूनिट चीफ ने एकनाथ शिंदे खेमे को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में फिर तख्ता पलट की सुगबुगाहट, इमरान खान और जनरल बाजवा में हुई गुप्त मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान सेना के चीफ की नियुक्ति और उनके सेवा विस्तार को राजनीति का मुद्दा बना दिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों ये सवाल उठाया था कि मौजूदा शरीफ सरकार किसी भ्रष्ट व्यक्ति को सेना प्रमुख नियुक्त कर सकती है। उसके बाद अब पाकिस्तान के पूर्व सीएम का यह बयान आया है कि उनका सिर्फ ये कहना है कि नए चुनाव होने तक नए सेना प्रमुख की नियुक्ति नहीं की जाए। माना जा रहा है कि इमरान खान की जनरल बाजवा को एक और सेवा विस्तार दिलाने की कोशिश है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पहले न बनना चलो और अब जेल भरो आंदोलन, दुर्गा पूजा के बाद ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का महाअभियान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ न बनना अभियान के बाद बीजेपी जोश में है। दोस्तों, क्या खबर जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बंगाल में बीजेपी ने सही कदम उठाया है ममता सरकार को घेरने का? हाँ या ना में राय बताइए और वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। दरअसल दोस्तों, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि दुर्गा पूजा के बाद पार्टी सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी। और मजूमदार ने सीएम ममता बनर्जी का दावा भी खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वजह से मंगलवार को हिंसा हुई थी। बंगाल बीजेपी चीफ ने कहा कि टीएमसी के लोगों ने हमारे कैंपेन में घुसपैठ की और हिंसा फैलाई, पुलिस ने भी इसे भड़काया और लोगों को रेलवे स्टेशन पर रोका। हम दुर्गा पूजा के बाद जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिशन 2023 से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे ने प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से लेकर सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश के बुंदेलखंड से नाता रखने वाले अरुणोदय चौबे की गिनती पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के करीबियों में होती रही है। दरअसल पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे ने पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी तो जताई ही, साथ ही खुराई विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे बर्ताव का भी जिक्र किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगले 25 सालों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होगा, राजनाथ सिंह ने इसको लेकर कर दिया दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होगा। सरकार नए भारत के सपने को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जिसे पूरा करने के लिए हम किसी देश पर निर्भर नहीं हैं। दोस्तों, आज भारत अपने बलबूते पर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की क्षमता रखता है। भविष्य के भारत की नींव आत्मनिर्भर भारत की मजबूती पर है। तो दोस्तों, क्या आप भी भारत के आत्मनिर्भर भारत योजना का समर्थन करते हैं? तो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। आपको बता दें, रक्षा मंत्री ने शुक्रवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे विश्व में ये बात चल पड़ी है कि दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब किसी एक देश में नहीं होना चाहिए और अभी तक ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग हब चीन में ही रही है। मगर बदली हुई परिस्थिति
सिटी में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए नए ठिकाने ढूंढ रही है। और रक्षा मंत्री ने अतीत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक समय था जब देश में महज 1900 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात होता था, लेकिन आज ये निर्यात 13,000 करोड़ से भी पार कर चुका है। और अब 2024-25 तक भारत के सिर्फ डिफेंस सेक्टर में करीब 1.75 लाख करोड़ का कारोबार होने और कुल मिलाकर कम से कम $5 बिलियन के निर्यात का लक्ष्य तय किया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने थामा भाजपा का दामन, हो सकता है बड़ा राजनीतिक उलटफेर। जी हाँ दोस्तों, पंजाब की राजनीतिक हवाओं में एक बार फिर से नया रंग घुल गया है। और दोस्तों, एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसे सुन राजनीतिक पंडित भी गहरी सोच में पड़ गए हैं। विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर अपना नया दल बनाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने दल का भारतीय जनता पार्टी में विलय करेंगे। इसके साथ ही वो भी अपने परिवार समेत बीजेपी की सदस्यता लेंगे। इससे पहले उन्होंने पंजाब में विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संघ के इतिहास में पहली बार दशहरा उत्सव पर कोई महिला होगी मुख्य अतिथि, संतोष यादव को भेजा निमंत्रण। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर साल विजयदशमी के मौके पर नागपुर स्थित अपने मुख्यालय में कार्यक्रम करता है, लेकिन इस बार ये खास और ऐतिहासिक रहने वाला है। इसकी वजह यह है कि संघ ने अपने इतिहास के 92वें साल में पहली बार किसी महिला को कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। 5 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अपने 100 साल पूरे करने जा रहे आरएसएस इन दिनों महिला अधिकारों को लेकर सक्रिय है और नागपुर महानगर के सरसंघ संचालक राजेश लोहिया ने कहा है कि संघ ने पर्वतारोही और पद्मश्री विजेता संतोष यादव को आमंत्रित किया और इस आयोजन में मुख्य वक्ता के तौर पर सरसंघ संचालक मोहन भागवत मौजूद रहेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत के हिंदू राष्ट्र बनते ही 15 देश खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, पुरी के शंकराचार्य ने किया ये दावा। जी हाँ दोस्तों, पुरी की गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का कहना है कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनते ही दुनिया के 15 देश खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। उनका मानना है कि ये देश केवल भारत के आगे ना आने की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। मदरसों के सर्वेक्षण को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं के विरोध पर उन्होंने कहा कि जहां आतंकवाद को प्रश्रय मिले वह स्थान मठ, मंदिर, मस्जिद न होकर आतंकवाद का केंद्र कहने योग्य है। निश्चलानंद सरस्वती गुरुवार को झूसी स्थित शिवगंगा आश्रम में बोल रहे थे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के मुद्दे पर शंकराचार्य ने कहा कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो विश्व के 15 देश एक साल के भीतर अपने को हिंदू राष्ट्र घोषित कर लेंगे। और इन देशों का मानना है कि भारत की दिशाहीनता की वजह से उनके हाथ बंधे हुए हैं। दोस्तों, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने काशी में विश्वनाथ और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर चल रहे मुकदमों पर कहा कि हमारे पवित्र स्थलों को विकृत और विखंडित करके जो भी संस्था बनाए गए हैं उन पर पुनः हमारा अधिकार होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, अपने पूर्वजों के मार्ग पर सबको उत्कर्ष प्राप्त हो, यही हमारी भावना है, सत्य को स्वीकार करें। हाल में ब्रह्मलीन हुए द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी को लेकर उन्होंने कहा कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाकर नहीं गए। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को सोमवार को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर स्थित आश्रम में समाधि दी गई और स्वामी स्वरूपानंद ज्योतिषी पीठ के भी शंकराचार्य थे। रुक करते हैं अगली भाजपा हुई हमलावर, कहा संविधान से चलता है भारत, तानाशाही से नहीं। जी हाँ दोस्तों, भाजपा जबरदस्त तरीके से हमलावर है। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर ममता सरकार के खिलाफ भाजपा लगातार हल्ला बोल कर रही है और इसी कड़ी में भाजपा ने पिछले दिनों एक नौबन्ना अभियान किया था और इस दौरान भाजपा और बंगाल पुलिस के बीच कई जगह झड़प देखने को मिली। अब खबर के मुताबिक भाजपा पश्चिम बंगाल में सभी थानों का घेराव करने जा रही है और इन सब के बीच दिल्ली में भाजपा ने जबरदस्त तरीके से ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा। भाजपा नेता सैयद जफर इस्लाम ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ शांतिपूर्ण मार्च को दबाने की कोशिश कर रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में मुस्लिम वोटर्स को जोड़ेगा अल्पसंख्यक मित्र, बीजेपी का दमदार प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने और जोड़ने के लिए ड्राइव चलाने की तैयारी कर ली है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने अल्पसंख्यक मित्र नाम से विशेष ड्राइव चलाने की योजना बनाई है। इस कार्यक्रम के जरिए पार्टी हर एक मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र में 100 अल्पसंख्यक मित्र बनाएगी। एक एक अल्पसंख्यक मित्र अपने आस पड़ोस के कम से कम 50 अल्पसंख्यक लोगों को अपने साथ जोड़ेगा और अपने इस प्रयास के जरिए बीजेपी प्रत्येक विधानसभा में 5 से 10 हजार वोट बढ़ाने की कवायद कर रही है। कम से कम 80 विधानसभा ऐसी है जिसमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 25,000 से 1 लाख तक है। ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े लोगों को बूथ लेवल पर ही जोड़ा जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नामीबिया से स्पेशल विमान में आएंगे चीते, जयपुर में लैंड
करेंगे और 17 सितंबर को पीएम मोदी इनको एमपी के कूनो पार्क में छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, एमपी के श्योपुर स्थित कूनो पार्क में 17 सितंबर को पीएम मोदी द्वारा चीतों को छोड़ा जाएगा। चीतों को लाने के लिए विशेष विमान नामीबिया की राजधानी विंडहोक पहुंच चुका है और इस विमान को बाहर से लेकर अंदर तक चीतों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है, जिससे पिंजरों को आसानी से रखा जा सके। बताया गया कि नामीबिया से विशेष विमान 17 घंटे की उड़ान भरकर जयपुर में लैंड करेगी और इसी दिन चीतों को हेलीकॉप्टर से श्योपुर के कूनो पार्क लाएंगे और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छोड़ा जाएगा। विमान में रखे गए पिंजरों के बीच इतनी जगह होगी कि उड़ान के दौरान चिकित्सक आसानी से चीतों पर नजर रख सकेंगे और खास बात यह है कि चीतों को खाली पेट भारत लाया जाएगा, क्योंकि विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि शिफ्टिंग के दौरान जानवर को खाली पेट होना चाहिए। विमान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि चीतों को ये ना लगे कि उन्हें जंगल से कहीं और ले जाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़कर देश को समर्पित करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सेना प्रमुख ने दिया बड़ा बयान, बोले आउटसोर्स नहीं की जा सकती देश की सुरक्षा, मौजूदा वक्त में आत्मनिर्भर होना बेहद ज्यादा जरूरी। जी हाँ दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने गुरुवार को कहा कि रक्षा के लिए आयातित तकनीक पर निर्भरता ठीक नहीं। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि देश की सुरक्षा को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता, न ही बड़े पैमाने पर विदेश से उपकरणों की खरीद पर निर्भर हुआ जा सकता है। नई प्रौद्योगिकियां भविष्य के युद्ध के चरित्र को बदलती नजर आ रही है और इसीलिए इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता समय की जरूरत है। सेना प्रमुख ने आधुनिक तकनीकी क्षमताओं की जरूरत बताते हुए कहा कि सीमाओं पर बदलते घटनाक्रम ने आधुनिक, चुस्त और तकनीकी रूप से दक्ष सशस्त्र बलों की आवश्यकता को मजबूत किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम सरकार और 8 जनजातीय समूह के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता। जी हाँ दोस्तों, असम सरकार और 8 जनजातीय समूहों के प्रतिनिधियों के बीच गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि यह समझौता ऐतिहासिक है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट को शांत और विकसित बनाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि असम सीमा को लेकर जो भी विवाद है, हम उन सभी को खत्म करना चाहते हैं। असम और नॉर्थ ईस्ट का विकास करके उसे भी देश के बाकी हिस्सों की तरह मजबूत करना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एससीओ समिट के लिए पीएम मोदी उज्बेकिस्तान रवाना, शी जिनपिंग से नहीं करेंगे मुलाकात। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। यहां पहुंचकर पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन के नेताओं की शिखर बैठक में रीजनल और ग्लोबल इशू तथा इसके विस्तार पर चर्चा करेंगे। इसके लिए पीएम मोदी शाम उज्बेकिस्तान के लिए रवाना हुए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 70 दिनों में 75,000 बस्तियों में संपर्क अभियान चलाएगी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के एससी मोर्चा की है ये मुहिम। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है और पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करेगी। भाजपा का एससी मोर्चा देश भर में 75,000 अनुसूचित जातियों की बस्तियों में संपर्क अभियान चलाएगा। यह अभियान 17 सितंबर से लेकर 26 नवंबर तक संविधान दिवस तक चलेगा। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए पिछले लंबे समय से जुटी हुई है। बीजेपी एससी मोर्चा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि संपर्क अभियान 75,000 बस्तियों को कवर करेगा और इन 70 दिनों के दौरान 7,500 छात्रावास लड़कियों और लड़कों से भी संपर्क किया जाएगा और एससी समुदाय को कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। बीजेपी नेता ने कहा कि एससी मोर्चा के सदस्य गांव में लोगों से चर्चा करेंगे और मुद्दों को सुलझाने के लिए 5 लोगों की विशेष टीम बनाई जाएगी। आर्य ने कहा कि ये दल देखेंगे कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे और इसके अलावा उनका काम पार्टी के समर्थन आधार पर विस्तार करना होगा और वो पार्टी के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि सलमान खान को मारने के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पास था प्लान बी। सूत्रों के हवाले से खबर। जी हाँ दोस्तों, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के पहले बॉलीवुड स्टार सलमान खान को मारने का प्लान भी तैयार किया था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस प्लान को गोल्डी बरार लीड कर रहा था। गौरतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक शार्प शूटर कपिल पंडित को हाल में भारत नेपाल बॉर्डर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के वाजे इलाके में पनवेल में कपिल पंडित, संतोष जाधव और सचिन बिश्नोई एक किराए का कमरा लेकर रुकने आए थे। सूत्र बताते हैं कि पनवेल में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का फार्म हाउस है और इसी फार्म हाउस के रास्ते में लॉरेंस के शूटर ने बाकायदा रैकी करके कमरा किराए पर लिया था और करीब 1.5 महीने तक यहाँ रुके रहे और लॉरेंस के इन सभी शूटर्स के पास उस कमरे में सलमान पर अटैक करने में इस्तेमाल होने वाले छोटे हथियार, पिस्तल, कारतूस मौजूद थे। शूटर्स को ये तक पता था कि जब से सलमान खान का हिट एंड रन केस हुआ है
उसके बाद से सलमान की गाड़ी बहुत कम स्पीड में चलती है और इसके साथ ही पनवेल में फार्म हाउस पर जब भी सलमान खान आते हैं उनके साथ अधिकतर उनका पीएसओ शेरा ही मौजूद होता है। यही नहीं, शूटर्स ने बाकायदा उस सड़क की भी रेकी की जिससे होते हुए सलमान खान के पनवेल के फार्म हाउस का रास्ता जाता है और इस सड़क पर काफ़ी गड्ढे हैं, तो सलमान की गाड़ी की स्पीड फार्म हाउस तक महज 25 किलोमीटर प्रति घंटे की ही रहती है। यहाँ तक कि लॉरेंस के शूटर ने फार्म हाउस के सुरक्षा गार्ड तक के सलमान खान का फैन बनकर दोस्ती कर ली थी ताकि बॉलीवुड एक्टर के मूवमेंट की तमाम जानकारी मिल सके। और 2 बार सलमान उस दौरान अपने फार्म हाउस पर आए भी और लॉरेंस के शूटर अटैक करने से चूक गए थे। तो दोस्तों, सलमान खान को मारने के लिए ये प्लानिंग की थी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने और शूटर्स ने। दोस्तों कहते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह के दौरे के बाद बिहार में जेडीयू और आरजेडी को विपक्षी तेवर दिखाएगी भाजपा, बड़े बदलाव की है तैयारी। जी हां दोस्तों, बिहार में विपक्ष की भूमिका में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब बड़ी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के 23-24 सितंबर को होने वाले दौरे के बाद भाजपा मिशन मोड में आ जाएगी। राज्य के नए प्रभारी विनोद तावड़े भी इसके बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करेंगे और प्रदेश के नेताओं के साथ भावी रणनीति को अमली जामा पहनाएंगे। बिहार में जेडीयू के साथ गठबंधन टूटने के बाद भाजपा अब नई लड़ाई की तैयारी में है। लगभग महीने भर पहले भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली में बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बनाने के लिए कहा था और इसके बाद अब अमित शाह बिहार में पार्टी की जमीनी लड़ाई शुरू करने के लिए 23-24 सितंबर को बिहार के दौरे पर रहेंगे। शाह का यह दौरा सीमांचल क्षेत्र में होगा जो मुस्लिम बहुल है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार का अपराधियों के खिलाफ चाबुक, 66 महीने में 4000 करोड़ से ज्यादा अवैध संपत्तियां कर ली जब्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने प्रदेश के अपराधियों की कमर तोड़ दी है। सत्ता संभालने के बाद से ही योगी सरकार का अपराधियों पर ऐसा चाबुक चला कि प्रदेश में 66 महीनों में अपराधियों की 4000 करोड़ की अवैध संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। अतीक अहमद की 959 करोड़ तो मुख्तार अंसारी की 448 करोड़ की अवैध संपत्तियां जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश के 12 जोन या कमिश्नरेट में योगी सरकार का चाबुक जमकर चला। 66 महीने में 4000 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियां जब्त की गई। गोरखपुर जोन में सबसे ज्यादा 593 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियां जब्त हुई। यूपी में अपराधियों के खिलाफ अभियान में अवैध संपत्तियों के जब्तीकरण में गोरखपुर टॉप जोन बना तो कमिश्नरेट में कानपुर टॉप रहा। तो दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त तरीके से चाबुक चलाया है योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं पर और कम से कम 4000 करोड़ की जो अवैध संपत्तियां थी उसको महज 66 महीनों में जब्त कर लिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में बताइए और अगर आप भी योगी सरकार की इस काम की सराहना करते हैं तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से भारत और चीन का पीछे हटना, सीमा पर एक समस्या कम होने जैसा, विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी राज में चीन ने घुटने टेक दिए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत और चीन की सेनाओं का पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटना सीमा पर एक समस्या कम होने जैसा है। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना साथ वार्ता के बाद जयशंकर ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। जयशंकर ने पाकिस्तान स्थित आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवादी घोषित करने से संबंधित प्रस्ताव एक देश द्वारा बाधित करने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए चीन पर परोक्ष तंज किया। दोस्तों, इस सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि मैं नहीं समझता कि आज मैं कुछ नया कहूंगा, इसके बजाय मैं मानता हूं कि हम दोनों देश पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटने का काम मैं समझता हूं कि पूरा हो गया है और सीमा पर एक समस्या कम हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी समकक्ष को किया फोन और पाकिस्तान को F-16 बेड़े के लिए पैकेज देने पर जताई अपनी चिंता। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और इस दौरान उन्होंने ऑस्टिन को पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान बेड़े के लिए निर्वाह पैकेज मुहैया कराने के वाशिंगटन के फैसले पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया। दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिकी रक्षा मंत्री श्री लॉयड ऑस्टिन के साथ टेलीफोन पर गर्मजोशी से और सार्थक बातचीत हुई। हमने सामरिक हितों के बढ़ते अभिसरण और रक्षा और सुरक्षा सहयोग में वृद्धि पर चर्चा की। उन्होंने आगे कहा कि हमने तकनीकी और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने और उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में सहयोग का पता लगाने के तरीकों पर भी चर्चा की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में ATS ने पकड़ी पाकिस्तानी नाव, 200 करोड़ रुपए का ड्रग्स आ रहा था भारत। यहाँ दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात ATS को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारतीय जल क्षेत्र में 6 मील अंदर एक पाकिस्तानी नाव पकड़ी गई है जिसमें 40 किलोग्राम ड्रग्स था। अधिकारियों ने ड्रग्स की कीमत 200 करोड़ रुपए बताई है। गुजरात के जखाऊ तट से कुछ दूरी पर इंडियन कोस्ट गार्ड की अटैक बोट ने इस पाकिस्तानी बोट को पकड़ा है। समुद्र के रास्ते भारत लाए जा रहे ड्रग्स के मंसूबे को भारतीय तटरक्षक बल और ATS ने संयुक्त अभियान चलाकर रोक दिया। ATS के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नाव में सवार 6 पाकिस्तानी नागरिकों को भी गिरफ्तार
गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने कहा कि ड्रग्स ले जा रही मछली पकड़ने वाली नाव को कच्छ जिले के जखाऊ बंदरगाह के पास तटरक्षक बल और एटीएस की एक संयुक्त टीम ने बीच समुद्र में रोका। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनावी मोड में बीजेपी 16 अक्टूबर को रामलीला मैदान में जुटेंगे बूथ प्रमुख, नड्डा करेंगे संबोधित। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल अक्टूबर के बाद कभी भी एमसीडी चुनाव का ऐलान हो सकता है और इसे देखते हुए दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में आ गई है। आम आदमी पार्टी जहां कूड़े को लेकर एमसीडी की सत्ताधारी बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी भी अब चुनाव से पहले बूथ लेवल की तैयारियों को दुरुस्त करने में जुटती नजर आ रही है। 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बूथ प्रमुखों को संबोधित करेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल अक्टूबर के बाद कभी भी एमसीडी चुनाव का बिगुल बच सकता है और इसे लेकर दिल्ली में सियासी सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में है, तो वहीं एमसीडी की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मोड में आती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक अपने समर्थकों के साथ गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुटी भाजपा, बूथ स्तर पर सशक्तिकरण की है तैयारी। दोस्तों, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में बूथ पर मजबूत होकर जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव में कामयाब होने के लिए तैयारी करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता बूथ पर दौरे तेज कर मंडल प्रधानों व शक्ति केंद्र प्रमुखों से समन्वय बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की अध्यक्षता में जम्मू में बुधवार दोपहर को ही बैठक में जिलों में बूथ स्तर पर मजबूत होने के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई और इसमें 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम भी शामिल थे। बैठक में संगठन महामंत्री अशोक कौल, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह, राज्यसभा के सदस्य गुलाम अली खटाना, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता, पूर्व मंत्री शत शर्मा और इसी के साथ कई सारे पदाधिकारी शामिल थे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब कभी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है और ऐसे में जरूरी है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ताओं व बूथ स्तर पर लोगों से बेहतर समन्वय बनाकर काम करें। पार्टी नेता लोगों के बीच जाकर जम्मू कश्मीर सरकार व मोदी सरकार की उपलब्धियों को उजागर करें। नेताओं को पार्टी की उम्मीदों पर खड़ा उतरने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। वहीं संगठन महामंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में कामयाब होने के लिए पार्टी का बूथ स्तर पर मजबूत होना बहुत जरूरी है। ऐसे में पार्टी का जनाधार बढ़ाने की बहुत जरूरत है। पार्टी नेता बूथ स्तर सशक्तिकरण की दिशा में गंभीरता से काम करें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के खिलाफ भारतीय सेना के पास इजराइल का सबसे खतरनाक हथियार 1 मिनट में करता है 700 गोलियों की बौछार। जी हां दोस्तों, भारत का नॉर्थ ईस्ट जितना खूबसूरत है उतना ही संवेदनशील भी है। चीन की सीमा से सटे इस हिस्से पर हर समय भारतीय सेना मुस्तैद रहती है। अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है जहां पर सेना की तैनाती सबसे ज्यादा है। यहाँ पूरे लाव लश्कर के साथ सेना हमेशा तैनात रहती है और पिछले 1 साल में यहाँ सेना की तैनाती को और मजबूत बनाया गया है और उससे नए हथियार से लैस किया गया और इनमें ही है इजराइल की बनी नेगेव लाइट मशीन गन। जी दोस्तों, ये हथियार पिछले ही साल भारतीय सेना को मिला है और अब उसका अहम हिस्सा बन गया है और इसके आने के बाद सेना की ताकत में बड़ा